नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ एक नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। इसे स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बहुत मैं बेसिक बताता हूं और उसके बाद ये जो एक पेज का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इसे हम लोग डिस्कस करेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स लिख रहा हूँ, लिखने की आदत मुझे कतई नहीं है। मैं बता रहा हूँ, ये सबसे बुरी आदत है मेरी। लिखने की आदत मुझे कतई नहीं है। लाइफ टाइम में एक बार इनकम टैक्स के नोट ज़रूर बनाए हैं, वही चला रहा हूँ अभी तक। अमेंड कर करके वही चला रहा हूँ, हैंड रिटन नोट्स। अब उसको टाइप करवा लिया है क्योंकि लिखा ही नहीं जाता यार। मतलब ठीक है, लिख लेंगे। सीए की स्टडीज़ करता था तब भी नहीं लिखा जाता था। हाँ, कॉपियाँ नोट्स बना लेता था, नोट्स कॉपी ज़रूर बनाता था, बट वो एक बार बनाने के लिए चाहिए होती है, पढ़ने के लिए। हाँ, उसके बाद कोई प्रैक्टिस नहीं, कुछ नहीं। वेरी बैड हैबिट। प्लीज़ आप ऐसा मत करना। आपको मैं अपने एक्सपीरियंस से सजेशन दे रहा हूँ कि ज़रूर लिखिए, जितना लिख सकते हैं लिखिए। जब तक एग्ज़ाम क्लियर नहीं होते तब तक लिखिए, उसे पढ़िए, रिवाइज करिए, चीज़ों को समझिए। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आप कोई भी चीज़ में जो है आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसा आप इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, इन्वेस्ट करना, इन्वेस्टमेंट्स, कहीं पे पैसा डालना, शेयर्स में, गोल्ड में, ज्वेलरी में, घर में, कहीं भी डालना। तो जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, जैसे घर वगैरह में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो तो आपका AS10 के साथ डील होता है। मतलब AS10 की तरह ट्रीटमेंट होता है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की तरह ट्रीटमेंट होता है, उस एज में ट्रीटमेंट होता है। बाकी जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं उसे हम यहाँ पर ट्रीट करेंगे, जिसमें हम इन्वेस्टमेंट्स को दो कैटेगरीज में बांटते हैं। एक होती है करेंट, जिसे शॉर्ट टर्म भी बोलते हैं, दूसरी होती है लॉन्ग टर्म। मज़े की बात यह है कि जब आप इन्वेस्टमेंट को एक्वायर कर रहे हैं उस टाइम देखा जाता है कि आपकी इंटेंशंस क्या हैं, इस इन्वेस्टमेंट को कितने समय तक अपने पास आप रखना चाहते हैं। अगर आपकी इंटेंशन है कि आप 12 महीने तक रखेंगे, विद इन और लेस देन 12 मंथ्स, दैट मीन्स इट्स अ करेंट इन्वेस्टमेंट, तो आप उसको जो है करेंट इन्वेस्टमेंट में क्लासीफाई करेंगे। अदरवाइज आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में क्लासीफाई करेंगे। हो सकता है कि आपकी इंटेंशन हो कि आप 2 साल तक रखेंगे, 3 साल तक रखेंगे इन्वेस्टमेंट को, तो आपने उसको लॉन्ग टर्म में क्लासीफाई किया, पर कुछ कारणवश उसे पहले बेचना पड़ गया। दैट इज़ परफेक्टली ओके। आप ये नहीं कह सकते कि आपने तो 1 साल के विद इन बेच दिया। जी नहीं, देखा जाता है कि आपकी इंटेंशन क्या है। हो सकता है कि आप 2 साल के बाद बेचना चाहते हैं, आपने लॉन्ग टर्म में क्लासीफाई किया, कुछ परिस्थितियां बदल गई जिस वजह से इन्वेस्टमेंट को बेचना पड़ गया, देन इट इज़ ओके, नो इश्यूज। तो ये आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। इसके साथ एक इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का चैप्टर भी है। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का एक चैप्टर भी है जिसमें डिटेल डिस्कशन किया हुआ है कि आप एंट्रियां कैसे पास करेंगे, आप लेजर अकाउंट कैसे बनाएंगे, शेयर्स का, डिबेंचर्स का, और बहुत सारी चीज़ें उसमें दे रखी हैं, राइट इशू का कैसे अकाउंट करेंगे। तो वो सारी चीज़ें जो है हम इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के चैप्टर में ही करेंगे। अभी मैं आपको इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बेसिक्स कराऊंगा और स्टडी मटेरियल के जो क्वेश्चन है वो भी कराऊंगा, वो नेक्स्ट क्लास में होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इन्वेस्टमेंट्स, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है ऐसे एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर अर्निंग इनकम और फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन एक्सेप्ट इन्वेंट्री। कुछ लोगों का काम हो सकता है कि वो चीज़ों को खरीदें और फिर बेचें। तो अगर बेचने के लिए चीज़ खरीदी है, इन दैट केस वो कभी भी आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, वो इन्वेंट्री में क्लासीफाई होगी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के हिसाब से। बाकी जो चीज़ें हैं आपकी, आप किसी चीज़ में पैसा डालते हैं, कोई आपका एसेट है जिससे कि आप अर्निंग करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, यानी कि उससे पैसा आएगा। आपने पैसा डाला और पैसा ऑटोमेटिकली आएगा। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ कि आप प्लांट एंड मशीनरी में पैसा डालेंगे तो ऑटोमेटिकली पैसा जनरेट होगा। जी नहीं, उसमें आपको प्लांट को चलाना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा। तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो आपका फिक्स्ड एसेट है। इन्वेस्टमेंट वो होती है जहाँ आपने पैसा डाला और ऑटोमेटिकली अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, या फिर उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, उसके पैसे बढ़ जाएंगे, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, और बढ़ने के बाद आप उसे बेच देंगे तो कैपिटल एप्रिसिएशन आपको मिलेगा। उसे इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट जो है वो एसेट तो होता ही है, इसमें कोई शक नहीं है। कितने टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है ज़रा हम यहाँ पर देख लेते हैं। एक होती है इंटरेस्ट बियरिंग इन्वेस्टमेंट्स,
जैसे कि आप फिक्स डिपॉजिट में पैसा डालते हैं, आप नेशनल सेविंग स्कीम में पैसा डालते हैं, आप डिबेंचर्स या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये सब जो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो आप फाइनेंस में ज़रूर पढ़ेंगे। तो जब आप ये सारी चीज़ें खरीदते हैं तो इसमें एक लगा होता है इंटरेस्ट, 7%, 8%, 9%, 6%। दैट मीन्स कि उससे आपको सालाना इंटरेस्ट मिलेगा, या 6-6 महीने से मिलेगा, 3-3 महीने से मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। उसे बोलते हैं इंटरेस्ट बियरिंग इन्वेस्टमेंट्स। दूसरी होती है डिविडेंड बियरिंग इन्वेस्टमेंट्स, जैसे कि इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, और उससे आपको डिविडेंड मिलता है। और कब मिलेगा? जब कंपनी डिक्लेयर करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी, जो कि इंटरिम हो सकता है या फाइनल हो सकता है। ये हमने कंपनी लॉ में पढ़ा है। इसके अलावा और भी टाइप की इन्वेस्टमेंट्स होती है, जैसे रियल इस्टेट या गोल्ड, तो वो भी आप जो है उसे इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में डाल सकते हैं। ठीक है सर, आगे देखते हैं इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। मैंने जैसे आपको बताया कि जो इन्वेस्टमेंट है, अगर आप उसको 12 महीने से ज़्यादा रखने के लिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं फ्रॉम द एक्विजिशन डेट, तो उसे हम करेंट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट्स विच आर इंटेंडेड टू बी हेल्ड फॉर नॉट मोर देन 12 months फ्रॉम इट्स एक्विजिशन डेट इज नोन एज करेंट इन्वेस्टमेंट, इज नोन एज करेंट इन्वेस्टमेंट। बाकी सभी टाइप की इन्वेस्टमेंट्स को बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। तो इन दो कैटेगरीज में हम क्लासीफाई करते हैं, और बैलेंस शीट P&L के बाद जो नोट्स टू अकाउंट्स होता है उसमें हम डिस्क्लोजर में दिखाते भी हैं, शेड्यूल्स में दिखाते भी हैं कि लॉन्ग टर्म कितनी है और शॉर्ट टर्म या करेंट इन्वेस्टमेंट्स कितनी है। अब बारी आती है कि इसकी वैल्यूएशन कैसे करें। तो करेंट इन्वेस्टमेंट जो है उसे हम कॉस्ट प्राइस या फेयर वैल्यू पर वैल्यू करते हैं, विच एवर इज लोअर। कॉस्ट प्राइस और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर टू बी ऑन द प्रूडेंट और कंजर्वेटिव साइड, कि भैया अगर वैल्यू गिर चुकी है जितने में हमने खरीदा था तो हम उस कम वैल्यू पर ही रिकॉर्ड करें। वैल्यू बढ़ चुकी है, कोई बात नहीं, कॉस्ट पर ही रहने दें, यानी प्रोबेबल लॉसेस को अकाउंट करना है। तो उस हिसाब से जो है आपका एस बना है। और करेंट इन्वेस्टमेंट जो है उसे आप वैल्यू करते हैं कॉस्ट प्राइस और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। अब सवाल ये आता है कि मान लीजिए कि आपने अलग अलग टाइप की जो है इन्वेस्टमेंट करी हुई है, जैसे कि मान लेते हैं इक्विटी शेयर्स। और इक्विटी शेयर्स भी दो टाइप के हैं, एक है आपका कोटेड जो शेयर मार्केट में डील होता है, एक है अनकोटेड जो शेयर मार्केट में डील नहीं होता है। प्राइवेट कंपनी के भी शेयर्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्राइवेटली इन्वेस्ट करते हैं। तो ये कैटेगरी हो गई है। इसमें आपने ए कंपनी का लिया, बी का लिया, सी का लिया, डी का लिया, पी का लिया, क्यू, आर, एस, टी, इन कंपनीज में इन्वेस्ट करा है। आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है कि जब हम कॉस्ट को कंपेयर करेंगे फेयर वैल्यू से इन केस ऑफ करेंट इन्वेस्टमेंट, तो हम एक एसेट का कंपेयर करेंगे। जो मार्केट प्राइस है वो तो आपको दिख जाएगी स्टॉक मार्केट में कि भैया हमने 50 रुपये का पर शेयर खरीदा, आज प्राइस जो है 45 चल रही है बैलेंस शीट डेट पर, तो 5 रुपये का डी वैल्यू हो गया है, फेयर वैल्यू कम है, तो इसको कम पर लाना होगा। सिमिलरली अनकोटेड के केस में भी देखा जाता है, बट इसका क्या वैल्यूएशन है वो सब बाद में देखेंगे अगर कोर्स में होगा तो आपका एस बोलता है कि आप इंडिविजुअली कंपेयर करेंगे ए का, बी का, सी का, डी का, इसका भी पी का, क्यू का, आर का, एस का, टी का, सब का जितनी जितनी शेयर्स हैं हर पर्टिकुलर शेयर का अलग अलग कॉस्ट से फेयर वैल्यू कंपेयर करेंगे। ये आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है, बट साथ में एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि मान लेते हैं कि अगर आपकी 3-4 कैटेगरीज हैं, इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, उसमें सब कैटेगरीज हैं, तो आप एक कैटेगरी का टोटल भी कंपेयर कर सकते हैं कि भैया मेरे सभी का जो टोटल है इसकी कॉस्ट इतनी आ रही है और सभी की जो फेयर वैल्यू है उसकी फेयर वैल्यू इतनी आ रही है पूरी कैटेगरी की, तो जो इसमें से लोअर होगा वो मैं उस पूरी कैटेगरी की वैल्यू उस पर जो है इसको रखूंगा। तो आपने कैटेगरी वाइज भी कंपेयर करा, ये ऑप्शन भी एस देता है, बट आपको सजेशन देता है कि आप इंडिविजुअली ही चीज़ों को कंपेयर करें, कॉस्ट और फेयर वैल्यू से कंपेयर करें। एक और इंपॉर्टेंट नोट यहाँ आ रहा है, मान लेते हैं कि आपकी फेयर वैल्यू कम है, आपने जो शेयर लिया वो आपने 100 रुपये का लिया, बैलेंस शीट डेट पर फेयर वैल्यू 70 रुपये हो गई है, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में जो है 30 रुपये का जो है आप P&L में लॉस बुक करेंगे। 30 रुपीज़ इज योर लॉस दैट विल बी ट्रांसफर टू P&L।
एसेट आपका कम होएगा, करंट इन्वेस्टमेंट कम होगा, 100 से 70 रुपये पर आएगा और 30 रुपये जो है P&L में लॉस जाएगा। मान लेते हैं कि फ्यूचर में फेयर वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में ये जो इंक्रीज हुआ है इन द वैल्यू ऑफ करेंट इन्वेस्टमेंट, ये जो इंक्रीज हुआ है इन द वैल्यू ऑफ करेंट इन्वेस्टमेंट, तो 120 रुपये का इंक्रीज हो गया, तो आप इसको कॉस्ट तक ही लेकर जाएंगे। जब फेयर वैल्यू गिर गई है उसके बाद दोबारा इंक्रीज होगी तो कॉस्ट तक ही लेकर जाएंगे, उसके बाद रुक जाएंगे, एक्स्ट्रा अमाउंट को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, 100 रुपये तक ही लाएंगे और जो 30 P&L में पहले डेबिट किया था वो आप P&L में बाद में क्रेडिट कर देंगे। उससे ज़्यादा का जो फेयर वैल्यू बढ़ गया है उसे इग्नोर करेंगे। हालांकि कई लोग ये पूछ सकते हैं कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि 12 महीने के पीरियड में तो इन्वेस्टमेंट आपकी बिक जानी चाहिए। एक बैलेंस शीट डेट आया जिसमें आप वैल्यू करेंगे, फेयर वैल्यू या कॉस्ट को कंपेयर करेंगे, तो अगले बैलेंस शीट डेट तक तो उसको बिक जाना चाहिए, क्योंकि 12 महीने से कम तक होल्ड करने की हमारी इंटेंशन थी। तो मैंने कहा इंटेंशन थी, ज़रूरी नहीं है आप उसको कम पीरियड के लिए होल्ड करें। तो सर क्या 12 महीने से पीरियड ज़्यादा हो गया तो उसके बाद हम उसे लॉन्ग टर्म क्लासीफाई करेंगे? द आंसर इज़ नो। क्या आप बोल रहे हो सर आप? ये तो खोपड़िया के ऊपर से जा रहा है, CA फाइनल का कॉन्सेप्ट भी नहीं है, CA फाइनल वालों को भी नहीं पता ही क्या? मैं एक इन्वेस्टमेंट लाया, मुझे पता है कि ये मैं 12 महीने तक होल्ड करूंगा, तो मैंने इसको करेंट इन्वेस्टमेंट में क्लासीफाई किया एज ऑन द बैलेंस शीट डेट 31 मार्च 21। 100 रुपये की लाया, 70 रुपये वैल्यू हो गई, तो मैंने 70 पर वैल्यू करा, 30 रुपये P&L में डाल दिया लॉस। अब मैं ये कह रहा हूं कि जब अगली बैलेंस शीट आएगी 31/3/22, तो उसमें मैं जब कंपेयर कर रहा हूं तब वैल्यू हो चुकी है फेयर वैल्यू 120 रुपया। एक्चुअल कॉस्ट थी 100 रुपये, अब वैल्यू हो गई 120 रुपये। तो क्या मैं 50 रुपये P&L में डाल दूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इसको कॉस्ट तक ला पाएंगे, यानी 100 रुपये तक आप ला पाएंगे मैक्सिमम कॉस्ट, और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर पर रिकॉर्ड होना चाहिए, तो 70 पर रिकॉर्डेड है, बट 70 जो है वो फेयर वैल्यू है, वो कॉस्ट नहीं थी। 70 पर जो रिकॉर्ड किया है, फेयर वैल्यू गिर गई थी इसलिए आपने कम पर रिकॉर्ड किया। अब आप कंपेयर कर रहे हैं जो नई फेयर वैल्यू आई है, प्राइसेस बढ़ गए, उसको कॉस्ट से कंपेयर कर रहे हैं, तो कॉस्ट से कंपेयर करेंगे फेयर वैल्यू को, तो आपको लगेगा यार 20 रुपये ज़्यादा फेयर वैल्यू आ रही है, तो 20 रुपये P&L में डालता हूँ। जी नहीं, 30 रुपये आप P&L में पहले डेबिट कर चुके, तो उस 30 रुपये को आप मैक्सिमम रिवर्स कर पाएंगे और 100 रुपये पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। दूसरा सवाल आपका ये था जो मैंने पहले बताया कि जब ये करेंट इन्वेस्टमेंट है तो ये 21 में आ रही है, तो 22 में फिर इसे लॉन्ग टर्म बोल देना चाहिए, क्योंकि 12 महीने तो क्रॉस हो गए। जी 12 महीने पास्ट के क्रॉस हो गए, उससे डिटरमाइन नहीं होता है कि इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, करेंट है या लॉन्ग टर्म है। इस डेट के बाद की आपकी क्या इंटेंशन है कि 12 महीने के विद इन आप इसको बेच देना चाहते हैं, उससे डिटरमाइन होता है कि ये करंट है या लॉन्ग टर्म है। तो ये हो सकता है कि पिछले साल की बैलेंस शीट में कोई करंट इन्वेस्टमेंट आ रही हो और करंट ईयर की बैलेंस शीट में भी वही सेम अमाउंट की करंट इन्वेस्टमेंट आ रही हो, क्योंकि आपकी इंटेंशन तो उसको 12 महीने में निकालने की है, बट निकाला नहीं किसी कारणवश, तो वो करंट में ही रहती है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको कराया। हालांकि एग्जाम में इसका कोई क्वेश्चन आता नहीं है, फिर भी मैंने वो डिस्कस कर लिया, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, जिन्हें आप 12 महीने से ज़्यादा पीरियड के लिए रखने की आपकी इंटेंशन है। उसे आप कॉस्ट प्राइस पर ही हमेशा रिकॉर्ड करेंगे, उसे हमेशा फेयर वैल्यू पर कंपेयर नहीं करेंगे, ईच बैलेंस शीट डेट को कंपेयर नहीं करेंगे, और इंडिविजुअल आइटम के बेसिस पर आप इसको रिकॉर्ड करेंगे, कॉस्ट 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 कॉस्ट। अगर कोई परमानेंट डिक्लाइन है, इफ एनी परमानेंट डिक्लाइन अकर्स इन इन्वेस्टमेंट्स, देन द प्रोविजंस शुड बी मेड फॉर दैट परमानेंट डिक्लाइन। तो आपको देखना होगा कि क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो आपने होल्ड करी है 1 साल से ज़्यादा के लिए, क्या उसमें कोई परमानेंट डिक्लाइन है क्या, और परमानेंट डिक्लाइन है तब आप उसको लॉस को रिकॉर्ड करेंगे, उस डिक्लाइन को रिकॉर्ड करेंगे, उसकी वैल्यू को कम करेंगे। परमानेंट डिक्लाइन के कुछ इंडिकेटर्स हैं, जैसे कि कंपनी ने कोई जो है कोर्ट का केस लूज कर दिया है, कोई प्रोडक्ट फेलियर हो गया है, मार्केट शेयर डिक्लाइन हो रहा है, मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट फेलियर है। ये ऐसे इंडिकेशंस हैं कि जहां आपने इन्वेस्टमेंट करी है वहां पर कुछ गड़बड़ होने की वजह से, मेजर गड़बड़ होने की वजह से
उस इन्वेस्टमेंट का परमानेंट डिक्लाइन हो सकता है। येस बैंक के शेयर लिए लॉन्ग टर्म के लिए, रिपोर्ट आती है कि भैया ये तो गड़बड़ है पूरी कंपनी, परमानेंट डिक्लाइन करोगे आप, परमानेंट डिक्लाइन, क्योंकि वो रिपोर्ट आ गई, खुलासा हो गया, कुछ ऑडिट रिपोर्ट आ गई, कुछ बहुत बड़ी चीज़ ऐसी हो गई है, कंपनी के कैश लॉसेस बहुत निकल कर आ गए, कंपनी ने ऐसा कोई कोर्ट केस हार गई कंपनी जिससे कि बहुत करोड़ों का उसको देना पड़ेगा, तो वो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जाएगा। उस केस में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आप कम अमाउंट पर लाएंगे, डिक्लाइन को रिकॉर्ड करेंगे। नोट, इंपॉर्टेंट नोट, प्रैक्टिकल क्वेश्चन अभी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इतनी जल्दी हमें नहीं है। ये जो कॉस्ट में हम इंक्लूड करते हैं जब भी हम रिकॉर्ड करते हैं इन्वेस्टमेंट को या शेयर्स को किसी को भी, तो उसकी कॉस्ट में जो है एक्विजिशन कॉस्ट के साथ ब्रोकरेज फीस, ड्यूटीज, सारी कॉस्ट इंक्लूड होती है। ऑल द कॉस्ट आर इंक्लूडेड, ऑल द कॉस्ट आर इंक्लूडेड in the purchase price in the acquisition cost. Further, if any investments are acquired in exchange of assets, further if any investments are acquired in exchange of assets, कई बार होता है कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बदले में उसे अपना कोई एसेट दे रहे हैं या कंपनी के शेयर्स दे रहे हैं, अपनी कंपनी के शेयर्स दे रहे हैं, बदले में इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, तो उस केस में आपने मॉनेटरी ट्रांजैक्शन तो करी नहीं, तो वहाँ पर क्या होगा कि जो इन्वेस्टमेंट आप ला रहे हैं या जो एसेट आप दे रहे हैं, उन दोनों में से जिसकी फेयर वैल्यू क्लियरली एविडेंट होगी, सामने दिख रही होगी कि हाँ भाई इसकी तो इतनी वैल्यू होनी चाहिए, उस वैल्यू को आप एक्विजिशन कॉस्ट मान लेंगे, उस वैल्यू को आप एक्विजिशन कॉस्ट मान लेंगे। करेक्ट, करेक्ट और नॉट? करेक्ट सर, परफेक्ट सर, एकदम बढ़िया सर। डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे, खत्म करेंगे, चाहे लॉन्ग टर्म हो शॉर्ट टर्म हो, डिस्पोज करेंगे, तो जो प्राइस पर रिकॉर्ड किया हुआ है, जिस वैल्यू पर रिकॉर्ड किया हुआ है, उससे ज़्यादा पर बेचने पर गेन, उससे कम पर बेचने पर लॉस, और उसे आप P&L में डाल देंगे। कैसे डालेंगे? बहुत सिंपल है। कोई एसेट है आपका 100 रुपये का आ रहा है, आपने उसको 150 में बेच दिया, तो ये इन्वेस्टमेंट आ रही है, ये इन्वेस्टमेंट बिक गई, इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट, बैंक में हो गए 150 रुपये आ गए, तो 50 रुपये को कहाँ डालेंगे? गेन ऑन या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड, गेन रिकॉर्डेड, और ये P&L में एक्चुअली में क्रेडिट साइड पे चले जाएगा 50 रुपये का गेन। बहुत ही सिंपल सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। हाँ, आप डिबेंचर लेंगे, उसमें इंटरेस्ट कैसे रिकॉर्ड करेंगे? अगर आपने शेयर्स लिए हैं, इक्विटी शेयर्स, उसमें डिविडेंड पहले अनाउंस हो चुका है या बाद में अनाउंस होने वाला है, और उसके बीच में आप ले लेते हैं, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा? कॉस्ट का पार्ट बनेगा नहीं बनेगा? थोड़ा सा पेचीदा मामला है, जो कि इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के चैप्टर में हम लोग करेंगे। फिलहाल जो है मैंने बिल्कुल आपको बेसिक जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो मैंने पूरा करा दिया है। आप चाहें तो इस वीडियो को एक बार और देख सकते हैं फॉर मोर क्लैरिटी। एक बार इस नोट्स को जो है, इन नोट्स को आप रीड कर सकते हैं फॉर मोर क्लैरिटी, और नेक्स्ट सेशन में जब क्वेश्चन आंसर्स होंगे तो उसे आप अटेंड कर सकते हैं फॉर मोर क्लैरिटी। इसके बाद हमारा लास्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होगा एक क्लास के बाद, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, दैट इज़ बोरोइंग कॉस्ट। और वो होने के बाद मुझे लगेगा कि चलिए हमारे सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो गए हैं, हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स को प्रैक्टिस करते हैं। और जब क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस होएगी 2-3 क्लासेस में, RTP हो गया या फिर आपका पास्ट ईयर्स हो गया, मॉक टेस्ट हो गया, तमाम क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस हो जाएगी, तो उसके बाद मैं आपका मॉड्यूल 1 का ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों सेटअप करें, फ्रेमवर्क क्या है, और जो तमाम चीज़ें हैं वो मैं कराऊंगा, और उसके बाद कैसे ट्रायल बैलेंस से बैलेंस शीट बनाते हैं वो सिखाऊंगा। और फिर आपका जो मॉड्यूल 2 है 1 के बाद, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, प्रेफरेंस शेयर डिबेंचर्स की एंट्रियाँ हैं, मैं वही आपको करा दूंगा। मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की नॉलेज लेकर सीधा पूरा फिनिश प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या सब कुछ होता है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। इस पूरी प्रक्रिया में आपकी एक चीज़ मिस हो जाएगी, और वो ये है कि हम जर्नल एंट्री से लेजर कैसे बनाते हैं, जर्नल एंट्री और लेजर कैसे बनाते हैं, जो 11th क्लास में पढ़ाई करी होती है। कि कुछ भी चीज़ हो रही है तो उसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे, एक एक एंट्रियाँ पास करेंगे, एक सिस्टम में पास कर सकते हैं, और हर एंट्री जो है जिस भी लेजर में जा रही है, यह समझ लीजिए कि एक खर्चा है, एक टाइप का खर्चा है, तो पूरे साल में जितना भी हुआ है वो सब उस लेजर में हिट होएगा, उसकी हर एंट्री उस लेजर में रिफ्लेक्ट होगी।
सैलरी दी जा रही है तो वो उस लेजर में रिफ्लेक्ट होगी, फिक्स्ड एसेट खरीदा जा रहा है तो उस लेजर में हिट होगी। तो यानी कि इंडिविजुअल एंट्रीज आप जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं और वो सभी चीज़ें जो है रिस्पेक्टिव लेजर में भी अपीयर होती है, जिसका क्रेडिट या डेबिट बैलेंस ट्रायल बैलेंस में रिफ्लेक्ट करता है। तो वो ट्रायल बैलेंस तक पहुंचने की जर्नी जो है वो 11th स्टैंडर्ड का काम है। उसके बाद का जो है प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर वो हमारे सीए का काम है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का काम है। तो वो बाकी टीचर्स का मुझे नहीं पता, बाकी टीचर्स वो सिखाते हैं नहीं सिखाते, बैलेंस शीट शेड्यूल बनाना सीए फाइनल में भी नहीं सिखाते हैं, बट मैं तो इंटरमीडिएट लेवल में ही उसको सिखाने वाला हूँ। आखिरी कॉन्सेप्ट है रीक्लासिफिकेशन ऑफ कैटेगरीज, रीक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं आप, यानी कि इन्वेस्टमेंट की क्लासिफिकेशन करंट से लॉन्ग टर्म या लॉन्ग टर्म से करंट अगर करने का मूड है, जो कि हो सकता है कि आपने किसी इन्वेस्टमेंट को 2 साल से ज़्यादा के लिए आपने परचेज करा हो, बट जैसे ही साल का एंड है तो आपको लग रहा है कि नहीं नेक्स्ट विद इन 1 ईयर इसको निकाल देंगे, तो फिर उसकी क्लासिफिकेशन चेंज हो गई। जो पहले लॉन्ग टर्म था वो अब करंट हो सकता है, करंट है वो लॉन्ग टर्म बन सकता है। तो उस केस में यहाँ पर गाइडलाइंस दी गई है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कि अगर आप करंट इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर रही हैं तो रीक्लासिफिकेशन के टाइम, जिस भी टाइम आप साल के बीच में आप रीक्लासीफाई कर रहे हैं, उस केस में आप इन्वेस्टमेंट को वैल्यू करेंगे कॉस्ट पर या फेयर वैल्यू पर, विच एवर इज लोअर। करंट अगर वैसे भी वैल्यू होती है, कभी भी वैल्यू होती है, तो उस केस में कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर पर वैल्यू होती है बैलेंस शीट डेट पर। अगर उसे कन्वर्ट करें लॉन्ग टर्म में तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की अमाउंट भी कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर होगी। वरना आप सोचो कि आपने कोई चीज़ ली है 100 रुपये की, जिसकी वैल्यू रह गई है 1 रुपया, आप क्या कर रहे हैं, आप कह रहे हैं यार मैं इसको ना करंट से लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि बैलेंस शीट में वैल्यू 100 की 100 ही रहे, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को हम 100 रुपये पर वैल्यू कर सकते हैं, कॉस्ट पर वैल्यू कर सकते हैं, अनलेस देयर इज अ परमानेंट डिक्लाइन। तो आपने बैलेंस शीट खराब ना हो उसके लिए करंट को लॉन्ग टर्म बना दिया, लॉन्ग टर्म को करंट बना दिया, उसे ना कर सको आप, वो चीज़ ना कर सको, तो इसलिए यहाँ पर लगा दिया कि भैया जब आप चेंज करेंगे क्लासिफिकेशन तो करंट का जो वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी है, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, उस पर लाएंगे और फिर चेंज करेंगे और फिर क्लासिफिकेशन को चेंज करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर आप लॉन्ग टर्म को करंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए आपने ले रखा है और उसे आप करंट इन्वेस्टमेंट में डालना चाहते हैं, तो जिस दिन आप ये ट्रांसफ़र कर रही हैं, जिस दिन ये आप क्लासिफिकेशन को चेंज कर रहे हैं, तो आप जो है कॉस्ट पर या उसकी जो कैरिंग अमाउंट है एज ऑन द डेट ऑफ चेंजिंग दिस कैटेगरी, कैरिंग अमाउंट का मतलब डेफिनेटली परमानेंट डिक्लाइन है तो रिकॉर्ड कर कर क्या होगा, उस पर जो है वैल्यू करेंगे, उस पर जो है करंट इन्वेस्टमेंट पर क्लासीफाई करेंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आएगा तब आपको समझ में आएगा कि इसे कैसे करना है। मतलब लॉन्ग टर्म जिस पर वैल्यू होती है उस पर, उस मेथोडोलॉजी पर वैल्यू कर कर कन्वर्ट करो, करंट इन्वेस्टमेंट जिस पे वैल्यू होती है उस पर उस मेथोडोलॉजी के हिसाब से उसे वैल्यू कर कर फिर कन्वर्ट करो। करेक्ट। तो बस आपको यही करना है और लास्ट में जो है आप डिस्क्लोजर देंगे, जो कि आपके नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर आता है कि इन्वेस्टमेंट के लिए आपने कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ प्रयोग करी है और जो कि आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में फॉलो करी वही लिख कर आएंगे। पीएनएल में जो है जो भी आपने अमाउंट इंक्लूड करी है डिविडेंड, इंटरेस्ट, रेंटल की जो इन्वेस्टमेंट से आया है उसे सेपरेटली डिस्क्लोज करेंगे, लॉन्ग टर्म से कितना है, शॉर्ट टर्म से कितना है। जो डिस्पोजल पर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के, करंट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लॉस हुआ है, गेन हुआ है, उसे अलग से आप शो करेंगे। जो भी इन्वेस्टमेंट में आपने चेंजेस किए हैं तो एक नोट्स बनता है, रिलायंस इंडस्ट्री का ज़रूर देखना या और कंपनीज़ का देखना। नोट्स टू अकाउंट्स में इन्वेस्टमेंट का होता है कि ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यूज़ आ रही है, इस पर जो है इन्वेस्टमेंट को हम लेकर आ रहे हैं, वही कॉस्ट और फेयर वैल्यू कंपेयर कर कर वो सब चीज़ें बनाकर दी होती है। कोटेड कितनी इन्वेस्टमेंट है, अनकोटेड कितनी है, इसका भी डिस्क्लोजर जाता है और ये भी आप देख सकते हैं किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट में, जो कि मैं आपको आज ही दिखा दूंगा। मार्केट वैल्यू क्या है कोटेड इन्वेस्टमेंट की वो भी आप डिस्क्लोज करते हैं। कोटेड का मतलब जो शेयर मार्केट पे डील हो रहा है, ट्रेड हो रहा है। और बाकी और कोई डिस्क्लोजर अगर कोई रिलेवेंट स्टैट्यूट में कहा है कि आपको बताने की ज़रूरत है तो उसे भी आप डिस्क्लोज करते हैं। तो डिस्क्लोजर खैर आपको पेपर में कभी लिखना नहीं आता है, ये तो आपकी नॉलेज के लिए है कि हाँ ये सब हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा है तो हम इसके हिसाब से जो भी चीज़ करें उसे हम AS1 के हिसाब से डिस्क्लोज भी करें। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़ एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर अकाउंटिंग पॉलिसीज़। अकाउंटिंग पॉलिसीज़ वास्ट हैं, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है और कुछ अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में इनकॉर्पोरेट करा है, बट दीज आर ऑल्सो अकाउंटिंग पॉलिसीज़।
कि आप ऐसा करेंगे, ऐसा ट्रीटमेंट करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। अब मैं आपको किसी कंपनी की बैलेंस शीट दिखा देता हूँ, चलो आपका तसल्ली भी हो जाएगा कि इन्वेस्टमेंट का नोट्स कैसे जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल यार। और आज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा, फूल सा है खिला आज दिन, रब्बा मेरे दिल पे ना लगे, अब वो जो मुझे ख्वाब में मिले उसे तू लगा दे अब गले, तेनू दिल दा वास्ता मांगा जो मेरा है, जाता क्या तेरा है, मैंने कौन सी तुझसे जन्नत मांग ली, ऐसा खुदा है तू, बस नाम का है तू, रब्बा जो तेरी इतनी सी भी ना चली, चाहिए बस मुझे कर दे तू मुझको बयां। गाना नहीं आता मुझे पूरा, लिरिक्स भी नहीं आते। ये देखो, ये देखो, मोटा भाई चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, शेयर होल्डर हैं, कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। वैसे एमएनसीज में नहीं होता, एमएनसीज में ओनर अलग होते हैं, मैनेजर्स अलग होते हैं। वो जो मुझे ख्वाब में मिले, अरे पूरी है या नहीं है ये? हैं जी, है कि नहीं है? ये तो मुझे आधी लग रही है। इनकी बैलेंस शीट में नहीं है क्या? इनकी बैलेंस शीट कहाँ है? बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टैंड अलोन 244 पेज पर है ये तो। 244 कहाँ है जी? 244 ना 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 ना, ऊपर होगा। 189 ये रहा ऑडिटर रिपोर्ट, ये बैलेंस शीट आ गई। जी हाँ, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स का आ तो रहा है, 6 नंबर शेड्यूल आ तो रहा है। 6 नंबर शेड्यूल, ये ढूंढने में बड़ी दिक्कत हो रही है। कैश स्टेटमेंट, ये 2 पेज एक में खुल गए हैं। क्या प्रेजेंटेशन करिए भाई आपने। नोट नंबर 1, ये रहा। इन्वेस्टमेंट नॉन करेंट अलग से दिखाते हैं, अनकोटेड उसमें अलग से दिखाते हैं, मतलब कि करेंट नॉन करेंट, और उसमें भी कोटेड अनकोटेड अलग अलग से दिखाते हैं। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं ना, अनकोटेड। फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में कितनी है, यहाँ आप देख सकते हो। इन्वेस्टमेंट्स आर मेजर्ड एट कॉस्ट, नॉन करेंट को आप कॉस्ट पर मेजर करते हैं। इसमें कोटेड इतनी इन्वेस्टमेंट है वो भी आपने दिखाया है। तो ये नॉन करेंट का शेड्यूल है। ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है। तो भैया नॉन करेंट ही आ रही है, इसमें नॉन करेंट को ही दिखाया है। करेंट इन्वेस्टमेंट का जो है शेड्यूल अलग होगा एक्चुअली में, वो नीचे दिखाया होगा। ये 6 नंबर शेड्यूल था इन्वेस्टमेंट का। अच्छा, ये करेंट एसेट में इन्वेस्टमेंट आ रही थी, ओके। ये बेसिकली 6th पर जो है करेंट वाली आ रही है, और सेकंड नंबर जो है इन्होंने नॉन करेंट का बना दिया है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का। बट मैंने कई जगह देखा है, हम तो एक ही शेड्यूल बना लेते थे और वही शेड्यूल नंबर का रेफरेंस जाता था, उसमें करेंट नॉन करेंट दोनों दिखाते थे। तो अब 6th नंबर वाले पर मुझे जाना पड़ेगा शेड्यूल पे। शेड्यूल 4 है, 5 है, 6 आ गया इन्वेस्टमेंट करेंट। तो करेंट इन्वेस्टमेंट को यहाँ दिखाया है, फेयर वैल्यू पर दिखा रहे हैं, और जो भी डिफरेंस है उसे अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब सीए फाइनल में है, ये अभी आपके कोर्स में नहीं है। कोटेड अनकोटेड अलग अलग से दिखा रहे हैं, वो आप देख सकते हो। फेयर वैल्यू पर मेजर कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू मेजर कर रहे हैं। और बस यही, इतना ही आपको पता होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट को दिखा रहे हैं ये अलग अलग से। ये ओसीआई क्या होता है, पीएनएल क्या होता है, देखेंगे आपके उसमें होगा तो कराएंगे आपको। बट इतना ही है, और तो कुछ खास है नहीं है।
और जहाँ भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी हुई है उन्हें अलग से दिखाते हैं। ये देखो कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट करी वो अलग से डिस्क्लोज की जाती है। अब इसमें ढूंढते रहो, अजीब सा इन्होंने ऐसे दो कैटेगरी बनाकर अजीब सा कंफ्यूज करने के लिए दिखा दिया। बट नेवरदलेस हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो हो गया है और आपका ये होमवर्क है कि आप और कंपनीज़ के भी जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डाउनलोड करें और जो इन्वेस्टमेंट का शेड्यूल आ रहा है उसे ज़रा पढ़ने की कोशिश करें। ये आपका होमवर्क है एंड आई बिलीव कि आप लोग करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप ये एग्ज़ाम पास करने के लिए ना पढ़ें, आप कुछ एक्चुअली में लाइफ में सीखने के लिए इसको पढ़ें। पता नहीं सीए की एजुकेशन क्या करवाई जा रही है, मुझे तो समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि मैं जो पढ़ाने वाला हूँ, अब जितने भी मेरे नेक्स्ट सेशंस होंगे या जो भी आने वाले टाइम में होगा, मैं तो सीधा सीधा प्रैक्टिकल करवाने वाला हूँ। और जो लोग ये वीडियोस देख रहे हैं उन्हें मैंने बता दिया संडे का सेशन होता है, लाइव सेशन, उसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना है @योगेश वर्मा क्लासेस, ताकि जो भी हम लाइव सेशन करें उसमें मैं आपको टास्क दूंगा, वो टास्क आप परफॉर्म करेंगे इन एडिशन टू वट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ, जिससे आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट होगी। आपको वो प्रेजेंटेशन भी देनी पड़ेगी। जो लोग करना चाहते हैं, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन का पार्ट बनना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो वो ये सब करेंगे जो मैंने एक्सरसाइज दी, असाइनमेंट्स दी है, जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। तो जाइए किसी एक नई कंपनी की आप बैलेंस शीट को पढ़िए, उसमें जो भी नोट्स आ रहे हैं करेंट नॉन करेंट का, उस नोट्स को ज़रा पढ़िएगा और फिर नेक्स्ट क्लास में आइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। आई विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद एंड बाय बाय।